हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति, ये गणित का जो चैप्टर है छठवां नंबर है। और ये अलग अलग किताबों में अलग अलग चैप्टर नंबर दिखाया गया है, बट निर्देशांक ज्यामिति है। हम यहाँ पे अध्ययन की किताब से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अध्याय नंबर 6 है। तो यहीं पे हम शुरुआत करेंगे और बातों को जानना समझना शुरू करेंगे कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो भाई बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। तो भाई क्या है कि बिंदुओं को निर्देशित करके दर्शाना कि वो उसकी स्थिति क्या है, यही निर्देशांक ज्यामिति होती है। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि भाई ये निर्देशांक ज्यामिति में मुख्य चीज़ें क्या होती हैं। तो भाई दो लंबवत रेखाएं, ठीक है। लंबवत रेखाएं मतलब कि दो रेखाएं जो एक दूसरे के पर समकोण पर आधारित हैं, यानी कि 90 अंश का कोण एक दूसरे पे बना रही हैं, ऐसी दो रेखाएं होती हैं। और यहाँ पे देखेंगे, इसको यक्स अक्ष कहा जाएगा, यहाँ पे यक्स डैश कर दिया जाएगा। इसको ये वाई अक्ष होता है, वाई डैश हो जाता है, ठीक है। ये दो रेखाएं होते हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पर एक दूसरे को काटती हैं। तो भाई ये जो यक्स वाला है इसको यक्स अक्ष कहा जाता है, जो वाई वाला है वाई अक्ष कहलाता है। इसको क्षैतिज कहा जाएगा, उसको ऊर्ध्वाधर भी कहा जाएगा। क्षैतिज मतलब धरती के समांतर, ऊर्ध्वाधर यानी कि उसके लंबवत, धरती के समतल के लंबवत, ठीक है। ये बात हो जाएगी। जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? यहाँ पे 0 0 मतलब यहाँ पे आप खड़े हो, ना एक्स पे गए ना वाई पे गए, ठीक है। ये एक्स पे ना आगे गए ना पीछे गए, ना वाई पे ऊपर या नीचे गए, तो ये हो जाता है अपना 0 0। तो ये बातें हो गई अपनी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में। अब ये जो तल पूरा बना हुआ है इसको कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। इसको कार्तीय तल कहते हैं। इसमें यक्स अक्ष वाई अक्ष समझ लिया। अब यक्स अक्ष की ये धन दिशा होती है और ये ऋण दिशा होती है। प्लस, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। यहाँ पे ऊपर की ओर प्लस हो गया, नीचे की ओर माइनस हो जाएगा। ये बहुत ही सामान्य से चीज़ें हैं, बहुत ही आसान। मैं बस इनको एक बार आपको दोहरा करके बता दे रहा हूँ। तो ये रही निर्देशांक ज्यामिति का ये कार्तीय तल। यक्स अक्ष वाई अक्ष जान लिया, मूल बिंदु आपने जान लिया कि ये यक्स अक्ष की धन दिशा, ये ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। यहीं पे बिंदुओं को दर्शाया जाता है अलग अलग स्थितियों में, और फिर बताया जाता है कि ये बिंदु यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं कि कोई भी यक्स अक्ष के लंबवत कोई भी, ठीक है, वाई अक्ष के समांतर होती है रेखा। अगर कोई यक्स अक्ष के लंबवत है, ऐसे 90 अंश का कोण बना के जा रही है, तो वाई अक्ष के समांतर होगी। और जो वाई अक्ष के समांतर हो यक्स अक्ष के लंबवत होगी। ये सामान्य सी बातें हैं, इन सबको झमेले में अब नहीं पड़ते। अब आगे सीधे चलते हैं, चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं चतुर्थांश। भाई बात ये रही कि आपने जब दो लाइनें ड्रॉ की, ऐसे में क्या होता है कि जो भी प्लेन ये जो कागज़ का तल दिखाई दे रहा है, इसी को समतल कहेंगे और यही एक तल है, और इसी को कार्तीय तल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने एक्स और वाई ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे इसके 4 भाग टोटल बन जाते हैं। ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग जो दिखाई दे रहा है, इन्हीं को कहा जाता है चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, ठीक है। एक भाग का कोई एक है, उसका चौथा भाग, ठीक है, चौथा भाग चतुर्थ अंश, चतुर्थांश इसी वजह से कहा जाता है। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है यहाँ पे चतुर्थांश, ठीक है। और यहाँ पे इनको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से नाम भी दे दिया जाता है। अगर आपसे कहीं कुछ टाइम में, मतलब हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसा पूछा जा सके, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई क्या कह रहे हैं। जो पहला चतुर्थांश है वो क्या हो जाएगा? एक्स ओ वाई। क्या है? एक्स ओ वाई, ठीक है। ये तल को, ये भाग को कहा जाएगा, ठीक है, इस भाग को कहा जाएगा अपना पहला चतुर्थांश। अब ये दूसरे चतुर्थांश का एक्स डैश ओ वाई कहा जाएगा, तीसरे वाले को एक्स डैश ओ वाई डैश, और यहाँ पे चौथे वाले के एक्स ओ वाई डैश। तो ये बातें हो गई भाई। इस भाग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स ओ वाई, मतलब इस पहले भाग की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम अगर लिखना हो, कई कुछ जगहों पे हो सकता है, मतलब पूछने को पूछ सकते हैं, तो आप ऐसा देख करके बता सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सी बात है, कोई लॉजिकल सी बात नहीं है, मतलब सोचने वाली बात हो सकती है। कई बार ऐसा कहा जा सकता है कि भाई ये कौन सा तल, कौन सा चतुर्थांश होगा। आपसे कह दिया जाए कि बताइए भाई एक्स ओ वाई ये कौन सा चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई कौन सा चतुर्थांश है। तो भाई एक्स डैश देखो,
ओ देखो वाई देखो, कौन से चतुर्थांश में आ गया, दूसरे में आ गया। बस सिंपल सा बात यही आपको बता देना है। ये समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भुज और कोटि को भी समझ लेते हैं। ठीक है, भुज और कोटि क्या होते हैं। तो भाई कार्तीय तल में किसी बिंदु की या फिर कार्तीय तल में यक्ष अक्ष पर नापी गई ये वाई अक्ष के लंबवत अगर आप जा रहे हैं, यक्ष अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कहा जाता है। ठीक है, भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष पे, जो वाई अक्ष पे इस पे जो नापी जाती है दूरी, उसको कोटि कहा जाता है। एक छोटी सी बात होती है, भुज और कोटि किसको कहते हैं, ये कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इसकी दोनों भुजाएं हैं, यानी कि हाथ हैं, और ये कोट पहन के खड़ा है, तो ऐसा इसके कोट है। तो ये भुज हो गया, ये कोटि हो गई। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसकी वजह से ये बता दिया। तो एक्स अक्ष पे जितना जाओगे वो भुज कहलाएगा, वाई अक्ष पे ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ वो कोटि कहलाएगा। वो स्थिति उसकी यही होती है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु है, तो एक्स अक्ष पे आप इतना आए हैं और वाई अक्ष पे इतना ऊपर जाएंगे, तो ये जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, तो भाई ये भुज और कोटि ये लंबाइयाँ होंगी। ये कोटि पे चली गई लंबाई अगर वाई है, भुज पे चली गई लंबाई एक्स है, तो ये भी एक्स होगा और ये भी क्या होगा, वाई होगा। ऐसे में इस बिंदु के निर्देशांक जो होने होते हैं वो एक्स, ठीक है, एक्स हो गया एक्स, और वाई पे कितना गया था, वाई गया था। तो ये हो जाएगा इस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, इसका भुज हो गया, कोटि हो गया, ये दोनों मिला करके निर्देशांक बन जाते हैं। याद रखेंगे, भुज हमेशा आगे लिखा जाता है, कोटि हमेशा पीछे लिखी जाती है। दोनों को छोटे कोष्ठक में बंद कर देते हैं, तो ऐसे में बन जाता है इस बिंदु के निर्देशांक। और अगर मैं चिन्ह पर पाठी को एक बार फिर से समझाना चाहूँ, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर चिन्ह पर पाठी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप धन दिशा में इधर की ओर जाएंगे तो दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस, बाईं ओर जाएंगे तो माइनस। ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस। बहुत ही सिंपल सा काम। अगर आप लंबाई में ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस है ना, ठीक है, और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस है। ओके, और दाहिनी ओर अब हमेशा आप संख्या रेखा पे दाहिनी ओर प्लस लिखते हैं, बाईं ओर माइनस लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं। तो बस सिंपल सी वही बातें हैं, लॉजिकल सी बातें हैं। तो ये चिन्ह पर पाठी रही। अब मैं चलूँगा प्रश्नों पर। ओके दोस्तों, तो ये प्रश्नावली 6.1 है और अरिहंत की किताब है। जिनके पास भी अरिहंत की किताब है वो आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे उनकी किताब में। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देना शुरू करता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, उसका जवाब हमको कैसे कैसे क्या क्या देना होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं चित्र को देखिए। ये चित्र दिखाई दे रहा है, ओके, चित्र पूरा दिखाई दे रहा है ना। हाँ, यहाँ पे नीचे दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पे पहले पूरे प्रश्न को कवर कर रहे हैं। चित्र को देखिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको पहले एक्स पे चली गई दूरी देखनी होगी। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु पे हम पहुँच गए हैं। अगर इधर की ओर बी तो पीछे की ओर मिल रहा है, तो यानी कि माइनस की ओर। तो इधर की ओर देखो, -1, -2, -3, -4, -5 लिखा है। बी कितने सीध पे आगे, -5 में। यानी कि अगर मैं इसका उत्तर भी साथ साथ आपको दिखाता चलूँ, ठीक है, तो आप यूँ समझिए क्या हो रही बातें कि हम भाई यक्स के लिए कितना है, -5 है। तो बी के निर्देशांक के लिए हम -5 पीछे आ चुके हैं। अब वाई पे हम कितना ऊपर गए हैं, तो भाई 1 और 2 इतने देखो, 2 के ऊपर तक, 2 के सीध में ऊपर तक गए हैं, तो ये 2 इतना से लगा दो। ये हो गया आपका निर्देशांक। बी के निर्देशांक पूछ रहा था, बस इतना से बता दिया, यही आपका आंसर हो गया। बस बहुत सिंपल सा काम है। ओके, क्लियर रही बातें, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। सी के निर्देशांक, दूसरा प्रश्न है। सी के निर्देशांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सी दिखाई दे जा रहा है, सी दिखाई दे गया ना। अब यहाँ पे एक्स में देखिए कितना जा रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 आगे गए हैं। सी के लिए हम 5 आगे गए, प्लस में गए तो प्लस में हमने 5 बना दिया। और यहाँ पे देखेंगे कितना नीचे आए हैं। वाई वाला काम हम बाद में लिखते हैं। तो देखो भाई, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए सी बने 5 पे, -5 पे नीचे आ गए हैं, यानी वो क्या है, -5 पे है। बस इतना सा काम, यही आपका उत्तर हो गया इसके लिए निर्देशांक में। सवाल लिखेंगे, सवाल के आगे उसका उत्तर लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा, इसमें कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ आपको बताना भी नहीं है। नहीं ये होगा कि भाई एक लाइन का क्वेश्चन है और 2 अक्षरों का उत्तर है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कुछ ज़्यादा तो लिखना चाहिए, बट
ठीक है, इतना ही लिखना है, कितना है काफ़ी है। आगे बात करेंगे बिंदु डी का भुज ज्ञात करना है। बिंदु डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका भुज देखिए, यहाँ पे भुज और कोटि दोनों चीज़ें दिखाई देंगी आपको। देखिए डी तक पहुँचने के लिए यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +2 है, बट भुज कौन सा है? यक्ष अक्ष पे। जी हाँ, यक्ष अक्ष पे जितना चलते हैं वही भुज होता है। तो हम 1 2 3 4 5 6 पे पहुँचे हैं, यानी कि डी बिंदु का भुज क्या होगा? 6 होगा। ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे पूरा मत लिखना 6 और कॉमा 2। वैसे निर्देशांक आप बताना चाहो तो बता सकते हो 6,2 बनेगा, क्योंकि इधर 6 गए ऊपर 2 गए तो ये दोनों प्लस में है। तो ये तो उसका निर्देशांक होगा, बट आपसे निर्देशांक तो पूछा नहीं जा रहा। जितना पूछा जाए केवल उतना बताइए। डी का भुज कितना होगा? तो डी का भुज 6 हो जाएगा। बिंदु एच की कोटि बताइए। बिंदु एच खोजिए भाई, कहाँ है एच? कहाँ है एच? कहाँ है? ए रहा एच, मिल गया आपको एच। यहाँ पे एच है और इसकी कोटि के बारे में आपको बताना है भाई। यहाँ पे एक्स पे आप पीछे जाओगे तो -5 जो मिल रहा है इसका भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। कोटि कितना होगा भाई? नीचे आओ, कितना? -3 तक आप नीचे आ रहे हो तो इसकी कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि होगी -3। बस आपको ये -3 उत्तर देना है, ठीक है। बिंदु एल का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु एल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। इसका निर्देशांक क्या भाई? देखो एक्स पे ना आप आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, आप सीधे सीधे ऊपर जा रहे हो, तो एक्स वाले के लिए क्या होगा? 0 होगा। 0 हो गया ना, ठीक है, बात समझो। 0 अगर आप इधर गए होते, इधर आपको मिल रहा होता तो आप x की जगह 1 लिखते, पीछे होता तो -1 लिखते, लेकिन यहीं पे हो तो 0 लिखो। और y पे कितना जा रहे हो? आप 5 ऊपर जा रहे हो तो कितना गए? 5। ये हो गया 1। बस इतना सा आपका आंसर हो गया। ये हो गया एल के निर्देशांक। बात खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे आप कहोगे एम किस काम का है, जी किस काम का है, ए किस काम का है, तो भाई ये भी आप खुद ही आप इसके निर्देशांक, भुज और कोटि को पढ़ लीजिए और उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। ये रहेगा आपके लिए, मतलब अपनी मर्जी का सवाल है, आप खुद कीजिए उसको, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इसी वजह से दी गई हैं ताकि आप कंफ्यूज हों। तो सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। दूसरे प्रश्न में हम चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं और ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो भाई कहा जा रहा है कि यदि PQRS एक वर्ग है, एक वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है चतुर्भुज जिसका सभी कोण 90 अंश का होना चाहिए, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2a है, 2a है, 2a, 2a। क्लियर बातें रहीं। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। अगर इसको कार्तीय तल में रखा जाएगा तो इसके प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमको बताना है। जबकि P मूल बिंदु है, यानी इसका एक P है, Q है, R है, S है, और P क्या है? मूल बिंदु पे, यानी इस पे है। तो हम यहाँ पे चित्र भी बनाना शुरू कर देते हैं। भाई ये देखो कार्तीय तल बना दिया, ये हो गया। यहाँ पे मूल बिंदु O हो गया, इसी पे आपका P रखना है, तो ये अपना P भी यहीं पे हो गया, ठीक है। दूसरा है तथा PQ और RS। PQ कितना है? क्रमशः OX, PQ OX। जो PQ है वो OX, यहाँ पे X होता है ना, ठीक है, OX दिशा में है, वो भी प्लस वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे डैश होता तो माइनस वाली भी हो जाते। तो यहाँ पे PQ जो हो रहा है वो OX दिशा में है, इतना हो गया। और PS क्या है? OY दिशा में। OY यानी Y यहाँ पे होता है, प्लस वाले की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? PS हो गया, यहाँ पे S होना चाहिए, P हो गया, S हो गया, तो इस दिशा में हो गया। अब इसको वर्ग बना देते हैं, ये बन गया, ठीक है। सभी भुजाएं कितनी की रहेंगी? 2a की रहेंगी, 2a की रहेंगी, 2a की रहेंगे। इतना सब कुछ पता चल गया। अब निर्देशांक यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। अब चूँकि O पे है, P जो है O पे है, मूल बिंदु पे है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,0 हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात चलेंगे। Q के बारे में बताइए भैया, Q के निर्देशांक के बारे में। अब Q के लिए थोड़ा सा आगे आए हैं, कितना x पे आगे हैं? 2a आगे आ चुके हैं, तो इसके लिए 2a हो जाएगा। y के लिए ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो उसके लिए 0 रख दीजिए। ये हो गई बातें, समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे R होना चाहिए था ना, R तो हमने लिखा नहीं, PQRS होना चाहिए, तो R वहाँ पे हो चुका है।
अब आर के लिए निर्देशांक कितना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2a आगे आना होगा, 2a x पे चल गए, और ऊपर कितना जाना होगा, 2a ही जाना होगा क्योंकि उतनी ही भुजा थी, तो 2a ही आगे चले ऊपर चले गए, तो ये हो गया, क्या हो गया, आर के निर्देशांक हो गए। और अगर एस के निर्देशांक लिखने हैं तो एस यहाँ पे है, अब यहाँ से घूम के जाने के बजाय आप सीधा सीधा ऊपर चले जाइए। एक्स पे कितना गए, ना आगे का ना पीछे गया, 0 रखें तो 0 हो गया है, और वाई के लिए कितना जा रहे हैं, 2a ही जा रहे हैं, तो 2a रख दीजिए। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। सभी इसके सभी जो शीर्ष हो गए उसके निर्देशांक आपको मिल चुके हैं। बस इतना सा आपका आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। तो तीसरे प्रश्न पे अगर हम पहुँचे हैं तो भाई चौथा प्रश्न हम यहाँ पे ढक देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए हल करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा दबा हुआ है पर पढ़ेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं को काटते तल पर स्थान निर्धारित कीजिए, काटते तल में स्थान निर्धारित कीजिए जबकि कीजिए तथा आप इनको आपस में क्रम से मिलाकर प्राप्त चित्र की पहचान कीजिए। यहाँ पे बिंदु दिए गए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हों। तो भाई ये क्या होगा, थोड़ा सा बेहतर काम अगर आपको ये काटती तल क्या है कि ये साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। ये सब पटरी से आपको खींचना पड़ेगा, ये भी आपको पटरी से खींचना पड़ेगा। बीच में 90 अंश का कोण बना के रखना होगा, और ये ग्राफ में बनाएं तो और भी बेहतर रहेगा। यहाँ से जो दूरियाँ होंगी वो पटरी से नाप के बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर पे आप ऐसे लगाते जाइएगा, 1 2 3, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 4 को। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, चूँकि ये घटा बढ़ी हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा कि अपना उत्तर एकदम परफेक्टली तो नहीं मिलेगा, बट हम यहाँ पे लगभग में पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 हम पहुँच गए। अब बिंदुओं को दिखाना शुरू करते हैं। ए कहाँ है, 1 और 3 पे है, तो 1, 3 यहाँ पे पहुँच गए ए बिंदु, ठीक है। बी कहाँ है, +1 -1 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बी बिंदु। सी कहाँ पे है, 7, आगे 7 बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो 5 6 7 मान लेते हैं, -1 यानी कि नीचे की ओर, यहाँ पे सी हो गया। डी कहाँ है, 7, 3 यानी ऊपर वहीं 3 पे है, तो यहाँ पे डी हो गया। अगर इनको हम क्रम से ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। और इनके जब विकर्णों को मिलाया जाएगा तो ये यहाँ पे काटेंगे, और इसके निर्देशांक 3 और 4 के बीच में कहीं पड़ रहे हैं। आई थिंक ये वो 3.5 पे, और यहाँ पे 3.5 पे, और यहाँ पे 1.5 पे पढ़ने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पढ़ रहे हैं 4,1 पे। अब चूँकि ये पटरी से आप बनाएंगे, जब आप पटरी से बनाएंगे वो यहाँ पे पढ़ते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो वो 4,1 पे इसके विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, तो इसके आयत के जो विकर्ण है एक दूसरे को 4,1 पे काट रहे हैं, उसके निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। हाथ से बनाओगे तो भाई यही खराबी होगी। आपको हाथ से बनाना भी नहीं है, पटरी से बहुत अच्छे से बनाना है। क्या क्या चीज़ें बताई थी वो आपको ध्यान में रखनी है। बस ऐसे आपका सारा काम इस कार्तीय तल को निर्धारण में अच्छे से जाना चाहिए। अगर आप ग्राफ कॉपी लेते हैं तो इन बिंदुओं को निर्देशित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद इनका जो एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वो बिंदु ढूंढना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, बस ये बात होती है कि अगर आप ऐसे सादे पेज पे बनाएंगे तो गलतियाँ होती रहेंगी। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है और इसका उत्तर कैसे मिलना है। तो ये रही बातें। अब बात करेंगे हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कहा गया है कि चतुर्भुज बनाइए, चतुर्भुज के नाम भी बताइए यदि इसके शीर्ष निम्न हो। यहाँ पे आपको इसके शीर्ष दिए गए हैं और चतुर्भुज के नाम भी आपको यहाँ पे बताने हैं। अब इस प्रश्न का हल अगर मैं खोजने की कोशिश करूँ और मैं आपको इसका उत्तर बताऊँ तो आपको भाई यहाँ पे फिर से वही ग्राफ बनाना होगा। मैं केवल पहले प्रश्न का जो रफ आइडिया है वो बता देता हूँ। बस आप 1,1 जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे, ये 1,1 की बात हो गई। 2 व 4 की बात करेंगे तो x पे 2 गए, y पे 4 गए हैं, तो यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे 2,4 पे। और अगर बात करेंगे 8,1 पे तो x पे 8 गए, और y 8 और 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे, ठीक है। 2 और 4, 8 और 4 की बात हो गई। और 10,1 तो 10 आगे जाएंगे, 1 यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे, ये ऐसा हो गया।
अगर आप इनको ऐसे मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और ये सीधी लाइन होंगे, ठीक है। ये दोनों समांतर रहेंगे क्योंकि भाई 4 4 पे ही लंबाई पे ये 8,4 था और ये 10,1 है, तो ये दोनों समांतर लाइनें होंगी। इस वजह से इनको कहा जाएगा कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं, समलंब है। ये स्थिति आपकी बनेगी। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने रफ़ आइडिया बनाया, तब भी हमको पता चल गया कि ये समलंब है। आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतरीन उत्तर मिलेगा। इस प्रश्न का जवाब आपको खुद ढूंढना चाहिए। दूसरे प्रश्न में ये चित्र आपको बिंदुओं को निर्धारित कर देना है, निर्धारित करने के बाद उनको उन्हीं क्रम में मिला देना है, या फिर आप किसी भी क्रम में मिलाओगे। आप इसको तो मिलाओगे नहीं, आप इसको मिला के सोचो कि चतुर्भुज बन जाए, नहीं बनेगा। ऐसे ही चतुर्भुज बनेगा ना। तो ये जो बिंदु हैं इनको जब आप रखोगे तो खुद ब खुद एक चतुर्भुज वाला आकार बन ही जाएगा और उसका नाम आपको पता चल ही जाएगा अगर आप उसको बनाते हो तो। अब हम पहुंच चुके हैं 5वें प्रश्न पे। 5वें प्रश्न का हल देखेंगे और फिर बात आगे बढ़ाएंगे। भाई 5वां प्रश्न क्या कहा गया है? कहा गया है कि बिंदुओं P 2 व 4 -2 व 4 है, Q -2 व 5 है, को आलेखित कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये हमने आलेख कार्तीय तल खींचा है। -2 x पे -2 आएंगे। ये मैंने रफ आइडिया बनाया, बस आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है। -2 आगे, 4 यहाँ पे आ चुके हैं, -2, 4 हो गया है और यहाँ पे है -2, -5, -2, -5, यहाँ पे -2, -5 हो जाएंगे, -5। तो और यहाँ पे पी क्यू, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे ये P है, ये Q है। आप देखेंगे -2 इधर आए, -2 दोनों के लिए आए। यहाँ पे 4 ऊपर गए हैं, 5 नीचे गए हैं, 4 5 9 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से लंबाई कितनी है? 4 है। ये लंबाई कितनी है? -5 है। भले भी -5 है लेकिन डिस्टेंस कितनी है? 5 ही है। तो यहाँ पे कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी 4 + 5 = 9 इकाई की, ठीक है। 9 इकाई की ये डिस्टेंस होगी, इनकी लंबाई हो गई। अब कह रहे हैं कि I और J को निर्देशित कीजिए। यहाँ पे I और J रखना है हमको, दो बिंदुओं को, ठीक है। जबकि IP यानी PI = IJ = JQ हो, ठीक है। यहाँ पे JQ लिखा गया है, यानी कि इस पूरी लंबाई को हमको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं क्या करूँगी, टोटल लंबाई को 3 से भाग करूँगा, 3 × 3 = 9, यानी कि कितना मिल रहा है? 3। यानी यहाँ से 3 नीचे आना है। तो यहाँ पे 4 पे थे, तो 4 से 3 नीचे आ जाओगे तो बचेगा कितना? 1। तो ये -2 तो अभी भी रहेगा, यानी I के जो निर्देशांक अगर आप निकालना चाहोगे तो ये देखो -2 तो अभी भी रहेगा, ना आप इधर जाओगे ना इधर जाओगे, ऊपर नीचे ही आओगे। अब यहाँ पे आप कितना नीचे आओगे? 3 नीचे आओगे। क्यों? क्योंकि आपको 3 भागों में बांटना है ना भाई। तो 3 नीचे आओगे तो 4 में से 3 घटाने पर 1। I के निर्देशांक कितना मिल गया? 1 मिल गए हैं। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करना है तो 3 और नीचे आना है, या फिर आप -5 से 3 ऊपर चले जाओ। -5 में से अगर 3 ऊपर जाओगे, उसमें 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे -2 पे पहुँच जाओगे, या फिर यहाँ से 3 नीचे आओ तो पहले -1 + 1 से 0 आओगे, फिर 2 यानी कि -1 पे आओगे, फिर 1 और यानी कि -2 पे आओगे। ये स्थिति समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या पहुँच रहे हैं हम? -2 पे पहुँच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो J का निर्देशांक होना है वो क्या है? -2 होना है। तो ये स्थिति रही। I का निर्देशांक आपको पता चल गया, J का निर्देशांक पता चल गया, इसकी लंबाई टोटल पता चल गई है। 3 बराबर भागों में बांटने पर कौन कौन से बीच में निर्देशांक आएंगे वो आपको पता चल गए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। छठे प्रश्न की बात करेंगे तो बिल्कुल वही प्रश्न है। यम और यन दिया गया है, उसकी लंबाई, और उसको 3 भागों में या फिर 4 भागों में बांटना है। तो वैसे ही 4 भागों में बांट लेंगे, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है और उत्तर आपको मिल जाएगा। तो भाई यहाँ के साथ होती है प्रश्नावली समाप्त। आई थिंक कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ये चौथा जो प्रश्न है, मतलब ये छठा जो प्रश्न है वो आप खुद करने का एक बार प्रयास कर लेंगे और बहुत ही आसान सा काम है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।